हाँ ठीक है भाई, आइए। तो क्या देख रहे थे हम लोग? बीटो पावर, है ना? 111, हाँ। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति का वीटो शक्ति जो है, वीटो पावर, ये क्या होता है? तो राष्ट्रपति का वीटो पावर हमने बताया था, है? हाँ मतलब वीटो जो है, ये एक प्रकार के राष्ट्रपति का नकारात्मक शक्ति है। क्या है? नकारात्मक शक्ति है, निगेटिव पावर है ना? ये प्रेसिडेंट का नेगेटिव पावर है। ठीक है, नकारात्मक शक्ति है। और वीटो जो है, ये तीन तरह का होता है ना? राष्ट्रपति का जो वीटो पावर होता है वो तीन तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? हम्म सबसे पहले आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। फिर पॉकेट वीटो। निलंबनकारी वीटो। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये तीन तरह के वीटो हैं राष्ट्रपति के पास। तो वीटो अगर राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर लगा दिया, तो फिर समझ लीजिए कि वो विधेयक को कानून बनने में समस्या हो जाएगी, है ना? कोई भी बिल, विधेयक पास हो करके, पास होता है संसद के दोनों सदन से, पास होकर के एक्ट बनने के लिए ये प्रेसिडेंट के पास जाता है ना? राष्ट्रपति के पास जाता है बनने के लिए एक्ट। तो राष्ट्रपति के पास भी पास कोई विधेयक जाता है साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति हैव थ्री पावर। राष्ट्रपति के पास तीन शक्तियां होती है वहां पर। एक तो विधेयक आया और राष्ट्रपति ने उस पर अपना साइन कर दिया, साइन कर दिया, बिल बिकेम एन एक्ट। जैसे ही राष्ट्रपति साइन कर देगा, विधेयक कानून बन जाएगा। दूसरा विकल्प यह होता है कि राष्ट्रपति जो है वो साइन न करे और उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे, सरकार को भेज दे कि हमको इसमें कुछ कमी लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा एक बार रिव्यू कर लीजिए। पुनर्विचार के लिए भेज दे। अब पुनर्विचार हो करके आए, पुनर्विचार रिव्यू हो करके आए, तब आप समझिए कि पुनर्विचार करके अगर आता है और फिर राष्ट्रपति के पास, तब राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है। तो वही जो पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति भेजता है ना, तो वही माना जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर दिया। निलंबन मतलब होते हैं कि अस्थायी तौर पर रोक देना। ठीक है, तो किसी कानून को, विधेयक को यदि राष्ट्रपति अस्थायी तौर पे निलंबित कर देता है, तो उसको निलंबनकारी कहा जाता है कि निलंबनकारी वीटो लगा दिया। लेकिन इसमें विधेयक खत्म नहीं होता है। सरकार के पास पुनर्विचार के लिए किया, सरकार ने पुनर्विचार किया, या पुनर्विचार किए हुए भी, पुनर्विचार किया नहीं है, अब बिना पुनर्विचार किए हुए भी यदि वो भेज देता है, तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार को मानना पड़ेगा, है ना? सरकार को स्वीकार मतलब राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ेगा।
जब सरकार पुनर्विचार किए बिना ही भेज देगी राष्ट्रपति के पास, या सुधार करके भेजे या बिना सुधारे भेजे, तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा। तो जब किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास राष्ट्रपति भेज देता है, तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति ने वीटो का प्रयोग कर दिया। तो कौन सा वीटो का प्रयोग किया? निलंबनकारी वीटो। ठीक है, तो निलंबनकारी वीटो से कानून खत्म नहीं होता है, वो फिर आएगा, आज जब दोबारा आएगा तो राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है, साइन कर लेंगे। ठीक है, और एक विकल्प यह होता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने ही विचार के लिए सुरक्षित रख ले। सरकार कहे कि साइन कर दीजिए, राष्ट्रपति कहे कि अच्छा हम थोड़ा इस पर विचार करके तब साइन करेंगे। तो सरकार पूछे कितना दिन में कर दीजिएगा, तो कुछ अगर टेंटेटिव डेट बता दे, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, तो समझिए कि राष्ट्रपति उसको पास कर देगा। लेकिन अगर अनिश्चितकालीन समय के लिए किसी विधेयक को अपने पास रोक लिया, अनिश्चितकालीन समय के लिए, तो यदि अनिश्चितकालीन समय के लिए किसी विधेयक को अगर अपने पास रोक लिया, तो समझिए कि उसने पॉकेट वीटो राष्ट्रपति ने लगा दिया। अब वो विधेयक कहियो कानून नहीं बनेगा। समझ रहे? तो यहां पर इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से चीजों को यहां पर चलाया जा रहा है। तो अगर अनिश्चितकालीन समय तक के लिए रोक लिया तो समझिए कि पॉकेट वीटो लगा दिया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो निलंबनकारी वीटो लगा दिया। अत्यांतिक वीटो राष्ट्रपति जब लगाएगा, तो अत्यांतिक वीटो राष्ट्रपति 2 ही कंडीशन में लगा सकता है। 2 ही कंडीशन में अत्यांतिक वीटो लगाएगा। एक कंडीशन होगा कि पंगु सत्र में पास हुआ विधेयक, पंगु सत्र नाम सुने इसका, लेमडक सेशन है ना। क्या होता है पंगु सत्र? हां, चल रही लोकसभा का अंतिम सत्र। जैसे कि ये लोकसभा चल रहा था, 18वीं लोकसभा चल रही थी, तो इसका जो लास्ट सत्र था वो कौन सा था? ये आपका ये बजट सत्र था, जिसमें बजट पास हुआ था, जो कि अंतरिम बजट था। अभी फिर सरकार आएगी तो फिर से बजट आएगा। तो पंगु सत्र मतलब कि चल रही लोकसभा का अंतिम सत्र। तो चल रही लोकसभा का अंतिम सत्र का मतलब होता है कि अब सरकार के पास बहुमत नहीं है ना, सरकार के पास अब मेजोरिटी नहीं है, तभी तो सरकार को अब चुनाव में जाना है। तो अब सरकार कहां जाती है? सरकार चुनाव में जाती है। तो सरकार जब चुनाव में जाती है, तो यहां पर आप देखेंगे कि सरकार जब चुनाव के लिए जाने लगती है, चुनाव पर जब जाती है सरकार, तो माना जाता है कि उसके पास बहुमत नहीं है। अब चुनाव बाद तो कोई भी जीत सकता है ना। अब सब वही मान ली कि रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट नहीं आया है तो सरकार तो किसी की भी बन सकती है। वो अलग बात है, कुछ लोग आश्वस्त हैं कि किन की बननी है ना। मतलब जो लड़ रहे हो तो आश्वस्त है कि हमारी बन रहा है, पोजीशन कर रहा है हमारा बन रहा है, पोजीशन कर रहा है कि हमारा बन रहा है। लेकिन कुछ कुछ लोग न्यायपूर्ण भी हैं जो कह रहे हैं कि बन तो हमारा नहीं रहा है, लेकिन हम मेहनत ठीक ठाक कर रहे हैं, है ना, तो कर रहे हैं। जैसे अभी अभी क्लास में आने से पहले हमारी जो बात हो रही थी, एक जो गेस्ट बैठे हुए हैं, है ना, तो हमने पूछा भाई क्या हाल है आपकी, क्या आप पूछते कि सर हम लोग यहाँ पर 10-15 को जीत जाएंगे, बिहार में 10 को जीत जाएंगे। चलिए बिहार में 10 जीत जाइएगा, कोई बात नहीं है। सेंटर में बताइए क्या स्थिति है? सेंटर में तो हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जीत जाएंगे, 10-12 तो जीत जाएंगे कम से कम। चलिए कम से कम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सेंटर में लेंगे। लेकिन बहुत से लोग तो 1 तारीख को मीटिंग रखा गया है कि 1 तारीख को जो है सो मीटिंग है ना। 1 तारीख को प्रधानमंत्री तय हो जाएगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अरे मनसा जग करना है तो करिए ना लेंगे जी, मनसा जग करना है तो करिए ना लेंगे। मेन तय तो 4 तारीख को ना होगा, मेन तय तो 4 के दोपहर 2 बजे के बाद तय हो जाएगा कि भाई किसको टीका लगेगा, है कि नहीं। केजरीवाल फिर को ले गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर 1 सप्ताह और हमारे बढ़ा दीजिए, है ना। हाँ कि तबीयत हमारा खराब है, तो जज साहब बोले काहे बढ़ा दे भाई, तो सर तबीयत तो नहीं, इलाज उलाज कराएंगे। तो जज साहब बुझते नहीं है, तुमको चुनाव का रिजल्ट देखना है ना। तो ये तो तुमको हम दे दिए प्रचारों करने के लिए,
अब तुमको दे दे कि चुनाव का रिजल्ट देख लो, और तब बाद में कहो कि सर अब हमको प्रधानमंत्री बनना है, हैं? तो अब मुख्यमंत्री पद से तो इस्तीफा दे नहीं रहा है, प्रधानमंत्री बन के चल जाएगा तिहाड़ में, कहेगा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। देश अलग ही संवैधानिक संकट में फंस जाएगा, है ना, कि अब क्या करें। ठीक है, हालांकि वैसा कुछ होने जाने को नहीं है, लेकिन तो देखिए अब यही चूंकि पंगु सत्र में मान लीजिए कि सरकार को लगे कि अब तो हम जाने ही वाले हैं, हमको जो लोग वोट नहीं देगा क्योंकि हम बहुत खराब काम सब कर दिए हैं, तब सरकार क्या कर देगी, सरकार ऐसा ऐसा कानून बना देगी ना कि आने वाला सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति इसको देखता है कि पंगु सत्र में यदि कोई कानून पास हुआ है तो वो जब जाएगा ना उसको पास साइन करने के लिए, वो साइन में नहीं करेगा, रोक के रख लेगा। सरकार कर दीजिए साइन, बोला कि जाइए चुनाव में जाइए, अगर चुनाव जीत के आप आ गए तो कर देंगे साइन, क्या दिक्कत है। कहीं आप चुनाव हार गए तो आपका बोझ ही हम नयका पट्टियों पर कहे देंगे, नयका आएगा सब अपना हिसाब से बनाएगा। तो अब चूंकि आपके पास बहुमत नहीं है तो आप जाइए चुनाव लड़के आइए, चुनाव में यदि आपके पास बहुमत आएगा, यदि आपके पास नंबर आएगा, हम आपको जो है सो ये कर देंगे, ठीक है, हम आपको प्रमोट कर देंगे, मतलब हम ये कर पास कर देंगे। तो पंगु सत्र में कोई पास हुआ विधेयक पर राष्ट्रपति अत्यांतिक वीटो इसीलिए लगा देता है क्योंकि श्योरिटी नहीं रहती है कि जो सरकार जा रही है यही सरकार आएगी कि नहीं आएगी। अगर मान लीजिए कि सेम गवर्नमेंट आ गई तब फिर वो रिक्वेस्ट भेजेगा राष्ट्रपति को कि सर आप देखिए, आप तो संशय में थे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, देखिए जनता हमको फिर भेज दी, तो राष्ट्रपति कोई बात नहीं, तो लाओ हम साइन कर देते हैं। अब जब जनता यह चाहती है, जनता तुम्ही को झेलना चाहती है, तो हमको क्या दिक्कत है, लाओ हम साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति साइन कर देंगे। लेकिन वही अगर सरकार बदल गया, दूसरा कहेगा, वो तुरंत कहेगा कि सर देखिए हम विरोध किए थे ना कानून का, वापस कर दीजिए, इसको साइन मत करिए, बस राष्ट्रपति उसको साइन नहीं करेगा। तो इसलिए पंगु सत्र में पास हुआ कोई भी विधेयक कानून जो है सो नहीं बन पाता है जल्दी, है ना। अगर सेम पार्टी आई तो भविष्य में बन जाएगा, नहीं तो राष्ट्रपति उस पर लगा देगा अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, तो सिग्नेचर तब करेंगे जब सेम पार्टी आ जाएगी वापस। अगर हाँ सेम पार्टी आएगी तो वो कहेगी कि आप मैंने इसी डर से ना रोक के रखे थे कि आपको डर था कि कहीं हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो जनता ने तो हमको पूर्ण बहुमत फिर से दे दिया। तो जनता जब हमको फिर से बहुमत दे दी, हमको फिर से प्रधानमंत्री बना दी, हमारा सरकार, तो हमको ही कर दीजिए। क्या हाँ, लेमडक सेशन पे होगा, लेमडक सेशन में होगा, लेमडक सेशन में अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाएगा। क्या? हाँ, राष्ट्रपति से नहीं, ऐसा नियम देखिए, ये राष्ट्रपति इसलिए इसीलिए नहीं पास करता है, मतलब ऐसा नहीं कि नियम नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग भी है, ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है ना, ये तो अपनी समझदारी भी है, ये तो अपनी समझदारी भी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है कि आपको किस स्थिति में कैसे क्या करना है ना। तो अपनी समझदारी के मुताबिक जो है वो चीजें करी जाती है कि समझदारी है। यहां पर ये इसीलिए दिया ही गया है, दिया गया है, लगा है, यूज करने के लिए दिया गया है कि आप देखिए, अब इसको हमेशा तो नहीं कर सकते, 4 साल में तो नहीं करते हैं राष्ट्रपति, कैसे कर सकते हैं, बहुमत है, बहुमत है तो कैसे कर दीजिएगा, प्रधानमंत्री कहे कि आप साइन करिए, नहीं करिएगा तो आप गैर संवैधानिक काम करिए हैं फिर, क्योंकि हमको जनता बहुमत देकर भी तब हम बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं, जनता ने हमको नंबर दिया है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो हम जो प्रपोजल पास कर दिए उसको जो है सो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह चीज जो है सो यहां पे चलता है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा यहां पे पंगु सत्र के संदर्भ में, ठीक है, यहां पर इसको रखा जाएगा कि अगर लेमडक सेशन में आप इसको पास कराते हैं कोई विधेयक को तो वहां पर यह शर्त रहेगा। और दूसरा शर्त यह है कि यदि कोई प्राइवेट बिल है, कोई प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल निजी विधेयक, देखिए कि प्राइवेट बिल जो है ये क्या होता है, संसद जो लाता है, मंत्रियों के अलावे यदि कोई भी व्यक्ति बिल ले आता है तो वो प्राइवेट बिल कहलाता है ना।
मंत्रियों के अलावे यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई कानून लेके विधेयक लेके आता है तो क्या कहलाएगा, वो प्राइवेट बिल कहलाएगा, है ना। हाँ, लेके आए थे वो जनसंख्या नियंत्रण पर, ठीक है। हाँ, आत्यांतिक वीटो, बाकी तो कभी भी कर सकते हैं। आत्यांतिक वीटो दो शर्त में करेगा, या तो पंगु सत्र के पास हुए विधेयक पर या तो प्राइवेट बिल पर। हाँ, बाकी तो पॉकेट वीटो तो किसी पर भी कर सकता है ना, निलंबनकारी वो किसी पे भी कर सकता है। लेकिन हाँ, संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता है, ना संविधान संशोधन पे और ना धन विधेयक पे, ना मनी बिल पे लगाएगा और ना संविधान संशोधन पर लाएगा, ठीक है। तो इस दोनों पर जो है सो नहीं ला सकता है, बाकी जो है सो लाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट बिल जो है इस पर नहीं। तो प्राइवेट बिल मंत्रियों के अलावे यदि कोई सदस्य, मंत्री के अलावे यदि कोई सदस्य, कुछ कौन सब है जी पगला सब, ऊपर वाला बीपीएससी बैच तो वहां से कचवा में से झांक झांक के देख रहा है। 2 दिन से सबके यहाँ क्लास नहीं ले रहे हैं, है ना, तो ये सबको लग है कि ले छोड़ के चल गए हैं काता, है ना। शाम को नहीं लेते हैं क्लास। है हाँ, हाँ, संविधान संशोधन धन विधेयक पर तो कभी वीटो लगेगा ही नहीं, कोई भी वीटो नहीं लगेगा, एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। ना तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर कोई वीटो लगेगा और ना ही धन विधेयक पर लगेगा, ठीक है। मनी बिल पर, दो पर वीटो कभी लगेगा ही नहीं, ठीक है। बाकी किसी पर लग सकता है, ठीक है, बाकी किसी पर लग सकता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर प्राइवेट बिल, ठीक है, यहां पे इसको ध्यान रखेंगे कि प्राइवेट बिल और लेमडक सेशन, इदूगो में अगर कोई बिल पास हुआ है तो उस पर राष्ट्रपति अत्यंतिक वीटो लगा सकता। अब देखिए प्राइवेट बिल मतलब क्या हुआ कि मंत्री नहीं ला रहा है, तो मंत्री नहीं ला रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि सरकार नहीं चाह रही है। अरे सरकार चाहेगी तो स्वयं सरकार का मिनिस्टर लेके आएगा ना जी, तो सरकार का मिनिस्टर तो लेके आ ही नहीं रहा है। तो सरकार का मिनिस्टर जब लेके नहीं आ रहा है तो सरकार का मिनिस्टर मतलब कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। तो सरकार अगर मान लीजिए कोई प्राइवेट आदमी लेके आया और लोकसभा राज्यसभा से पास भी हो गया तो सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति को इशारा कर देगी कि साहब देखिएगा उसको नहीं पास करना है। तो संसद भले पास कर दे, राष्ट्रपति उस पर अपना वीटो लगा देगा, मैटर खत्म, और वो पास नहीं हो पाएगा। क्लियर है, समझ रहे। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे कि क्या होगा और किस तरीके से होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो स्थिति है ये आत्यांतिक वीटो के साथ है ना। अंत्यांतिक वीटो में किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। इसके बाद पॉकेट वीटो, तो पॉकेट वीटो में क्या होगा, तो पॉकेट वीटो जो है ये आपको कब लगेगा, तो पॉकेट वीटो तो किसी भी विधेयक पर लगा सकता है राष्ट्रपति, ये उसकी है। लेकिन हां एक चीज जो हमने आपको लिखा दिया कि एक्सेप्शन है कि संविधान संशोधन धन विधेयक पर तो वीटो कभी लगेगा ही नहीं। बाकी इसके अलावे कोई भी विधेयक है तो राष्ट्रपति उस पर अपना वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। प्रेसिडेंट हैव पावर टू अप्लाई टू वीटो पावर। तो अब आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जब पॉकेट वीटो के तहत लगाएगा तो पॉकेट वीटो लग जाने का मतलब हुआ कि अब जीवन में कभी वो विधेयक कानून नहीं बनेगा, नहीं दूसरा कोई तब भी नहीं। अब सरकार स्वयं उसको बदल करके फिर दूसरा कानून बनाएगी, संसद के दोनों सदन से पास करेगी तभी। अब ये नहीं हो सकता है कि एक कोई राष्ट्रपति आके उसको वीटो लगा के चल गए और दूसरा राष्ट्रपति आके उसको साइन करके चल गया, ऐसा नहीं होगा। जो राष्ट्रपति ने, अगर किसी राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर वीटो लगा दिया तब फिर अब उसको कोई भी ये नहीं कर सकता है। इसीलिए पॉकेट वीटो बहुत कड़ा चीज होता है। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग आज तक के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है ना, और वो भी हुआ है डाक बिल पर, है ना, डाक बिल पर, पोस्ट ऑफिस बिल, है ना।
तो डाक बिल विधेयक जो है, डाक बिल पर ये हुआ था, जो कि ये जांच, उस समय देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, है ना। ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो वहां पर डाक बिल एक कानून बना था, पोस्ट ऑफिस बिल। उस समय देश में बहुत सारी मतलब आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, देश में बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज होते थे। तो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज का नतीजा ये हो रहा था, रिजल्ट ये हो रहा था कि दिक्कतें होती थी। दिक्कतें क्या होती थी? तो टेररिस्ट एक्टिविटीज के वजह से आप देखेंगे कि क्या होता था कि मतलब बहुत सारे घटनाएं अलग जगह पे घटता था। तो उस समय संचार क्रांति इतना तेज नहीं था, है ना। तो सूचना का आदान प्रदान डाक के माध्यम से होता था, चिट्ठी आती जाती थी। तो कानून में ही था कि जिस चिट्ठी पर यदि सरकार को शक अथवा संदेह होगा कि इस चिट्ठी के माध्यम से बम फोड़ने का प्रोग्राम हो रहा है, कहीं बम फोड़ देगा सब, कहीं कुछ मतलब आतंकवादी गतिविधि, चोरी डकैती कुछ भी होने का सूचना जा रहा है, इस तरह का कोई अगर मैसेज फैलता है, इस तरह का कोई अगर चीज फैलता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप देखेंगे कि उस विधेयक के माध्यम से था कि शक और संदेह होने पर बीच में किसी भी लेटर को निकाल के पढ़ा जा सकता है। तो ज्ञानजैल सिंह ने देखा कि यार ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि इससे तो राइट टू प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, निजता का अधिकार खत्म हो जाएगा। और आप अपने जीवन का कोई बात अपना लेटर में लिख रहे हैं, है ना, और दूसरा आदमी उसको उठा के पढ़ रहा है खोल के, तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। आपका मैटर है, सब दूसरा कोई आनंद ले रहा है कि नहीं। सोच के देखिए, अब जैसे कि आज सब लोग आजकल क्या, अब तो चिट्ठी का महत्व खत्म हो गया, आजकल महत्व हो गया है व्हाट्सएप का, है ना। व्हाट्सएप पे ही चैट होता है ज्यादा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं सब, है ना, है। तो अभी सब पर लोग बतियाता है, तो तुरंत मैसेज चल जाता है, मैसेज आ जाता है कि नहीं। तो अगर सोचिए कि किसी का व्हाट्सएप हुआ, कोई कहे कि लाओ हम पूरा व्हाट्सएप हम चेक करें, तब मैटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि भाई दूसरा का व्हाट्सएप अच्छी करिए। तो आप मान लीजिए कि क्या बतिया रहे हैं, किससे बतिया रहे हैं, नहीं बतिया रहे हैं, है ना, और दूसरा कोई पढ़ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कितना आदमी क्या करता है, अपना करेगा सीधे डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है ना, कि भाई क्यों नहीं। लेकिन डिलीट फॉर एवरीवन तो कर दीजिएगा, आपको पता है कि आप में डिलीट हो गया, उधर डिलीट हो गया, लेकिन अगर जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी सरकार उसको निकाल देगी। देखते हैं कोई घटना घटता है तो कैसे पुलिस सब छानबीन करके सब निकाल देती है ना, है ना। हाँ, तो सरकार के पास सारा डाटा है ना, वो आप अपने यहां से ही, मतलब आम आदमी का तो छोड़िए। जब सुशांत सिंह वाला केस जब चल रहा था, तो 2017-16 में दीपिका पादुकोण किससे हैश मांगी थी, उसका डाटा पुलिस निकाल दिया था धर के, कि वो अपना व्हाट्सएप पर किससे बतियाई थी या क्या क्या बात की थी। नहीं हुआ था, वो लोग का इंट्रोग्रेशन होता था, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रोज बुलाता था, सब फिल्म इंडस्ट्री की बड़की बड़की हीरोइन सब जाती थी रोज वहां पर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। फिर मैटर में सब दब गया, है ना, सब पैसा है ना सबके पास ना, सब ये हो गया। लेकिन आज तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, है ना, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज होगी। अब क्या मिलेगा अब, है हाँ। और मतलब उसको पता चलता कि भाई उसके साथ क्या हुआ, ये नहीं जांच हुआ, जांच में ही पता चला कि वो नशा करता था। अरे भाई ये थोड़े मैटर था, मैटर तो ये ना बताइए कि वो मरा कैसे, कैसे वो क्या हुआ उसके साथ, कौन कौन लोगों के वजह से ये सब चीज हुआ। तो इसमें सब एक हो गया। इस मैटर पर केंद्र सरकार और वहां का स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक हो गया। जबकि घटना घटा था तो वहां पर उस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ऑपोजिशन था, शिवसेना की सरकार थी, तब दोनों एक हो गया। देखते ना कि सब आपस में चोर चोर मौसेरा भाई सब है ना। जब इस मैटर को निष्पक्षता से जांच कराने की बात आई तो ना तो सेंट्रल की एजेंसी एक्टिव हुई और ना वहां की स्टेट की एजेंसी एक्टिव हुई। ऐसे सीबीआई हर जगह जाती है, तो वहां वो कानून बनाए कह दिया कि सीबीआई को हम आने ही नहीं देंगे।
जब आईपीएस ऑफिसर को, डीजीपी तक को डिस्टर्ब कर दिया सब। अगर सब कुछ ठीक था, अगर कुछ ऐसा नहीं था, तो आप जांच होने ना देते। जब सही था तो अब जब जांच होने देते, आ जाने देते रिपोर्ट ठीक से, लेकिन नहीं आया। उगता सितारा था बिहार का, सबके आंखों में चुभता था, है ना, कि इतना कम उम्र में जितना वो मतलब क्या नॉर्मल बैकग्राउंड का लड़का, और जा करके मुंबई में अपना छाप छोड़ रहा था, तो सबको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब बर्दाश्त नहीं हुआ बस क्योंकि उसका कोई माँ बाप चाहे कोई हीरो हीरोइन नहीं ना था, तो इसलिए उसके पीछे कोई नहीं था, वो अपने काबिलियत से स्टैंड कर रहा था। तो आप अब जब अपने काबिलियत से भी स्टैंड करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो लोगों के आंखों में आप खलने लगिएगा, लोग को लगेगा कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है ना। अब वही हुआ उसके साथ, और उसको सब ये कर दिया। आज तक वो पता नहीं चला कि क्या मैटर नहीं है ना। खैर, तो कहने का मतलब है कि पुलिस निकाल लेती है, पुलिस के पास डाटा है, चीजें हैं, पुलिस अपना जो है सो निकाल लेती है। तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि भाई देखिए, इससे राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, हालांकि उस समय निजता का अधिकार मूल अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भाई कोई अपने व्यक्तिगत बातों को शेयर कर रहा है किसी के साथ, तो उसको जानना जरूरी नहीं है। 10,000 लेटर होगा तो उसमें से हो सकता है कि 2 गो या 3 गो लेटर ऐसा हो जिसमें इस तरह का कोई बात हो कि मतलब कोई कहीं क्या करना है, कहीं अपराध या कुछ ऐसा। बाकी जो लेटर्स होंगे वो सब तो लोग का अपना पारिवारिक मामला ना होगा, तो 2-3 गो के चलते आप पूरा देश के लोगों का पारिवारिक मामला को सार्वजनिक कर दीजिएगा, ये ठीक बात नहीं है। इसी को आधार देते हुए उन्होंने क्या किया, डाक बिल पर पॉकेट बिटो लगा दिया। और इसलिए कहता है कि आज भी राष्ट्रपति भवन में डाक बिल वैसे ही सुरक्षित रखा हुआ है, कोई भी राष्ट्रपति ने उसको छुआ तक नहीं। क्या? हाँ, सत्यापति राजीव गांधी सरकार थी, उन्होंने ही पेश किया था। है? मनमुटाव तो उस पहले ही से चल रहा था, इसलिए तो ये हुआ। श्रीलंका के मैटर को लेकर के तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर और तत्कालिक प्रेसिडेंट के बीच में अनबन चल रही थी, है ना। यानी जैल सिंह बहुत खुश नहीं थे राजीव गांधी के एक्टिविटीज से, उन्होंने, और राजीव गांधी जी अपने आप को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रखे हुए थे, कोई मैटर करते थे जाकर उनको बताते ही नहीं थे, जबकि नियम है कि आप प्रधानमंत्री कोई भी कार्य करेंगे तो जाकर के राष्ट्रपति को इंट्रोड्यूस करेंगे, राष्ट्रपति को बताएंगे। क्या अभी भी नहीं बताया जाता है? कौन सा बात नहीं बताया गया है? क्या पद ऐसा है, तो ये कहने से खाली नहीं होता मुंह से, इसके लिए जांच होता है। आपको पद ऐसा है, उसका आपको बताना है, वो अभिभावक है देश का, आपको बता के, भले उसका पावर नहीं, लेकिन उसको आपको कहना है, आपको बताना है कि हम ये करने जा रहे हैं, ये नहीं कि कुछ अपनी मर्जी से कर दीजिएगा, बताना पड़ेगा, है ना। इसने कि इसे कर रहे कोई कर ही नहीं सकता है, करिएगा तो दिक्कत हो सकती है। जब डीमोनेटाइजेशन किए थे मोदी जी, रात को आके 8 बजे जब कह दिए कि आज से 8 बजे से 500 और 1,000 के लीगल जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो यह बात जब वो कहे तो हुआ कि तो देश में किसी को नहीं पता है। तो ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति को भी नहीं पता ये बात। अब मुख्य बात इसी थी ये कहने का कि उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी थे, जिनको कि कांग्रेस ने बनाया था, 2012 में बने थे, 16 में नोटबंदी हुआ था, कार्यकाल 17 में पूरा हो रहा था, तो प्रणब मुखर्जी ही थे देश के प्रधान राष्ट्रपति। तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि मोदी जी हो सकता है कि इनको विश्वास में नहीं लिए होंगे, ये लोग कंप्लेन मार दिया। पूछा गया राष्ट्रपति महोदय से, राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि हमसे पूरी बातचीत, पूरा विमर्श होने के बाद ही यह काम किया गया था, वो जानते थे। अपोजिशन को एक आधार था कि हम बनाए तो हम थे, तो कहीं हमारा पक्ष लेंगे राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति पद ऐसा है ना कि वहां पहुंचने के बाद दूसरा कोई पद उसके बराबर का है ही नहीं, तो इसलिए वहां जाने के बाद राजनीतिक हित खत्म हो जाता है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि आप ऐसे ही अगर आप राष्ट्रपति अगर बन गए तो समझिए कि पॉलिटिकल कैरियर खत्म आपका, अब रिटायरमेंट का समय आ गया। क्योंकि राष्ट्रपति से छोटा पद कोई है, मतलब बड़ा पद कोई है ही नहीं देश में कि अब आप उसमें जाएंगे। अब तो ना राष्ट्रपति बन के आप विधायक का चुनाव लड़िएगा, तो अब किस बात का लोभ और किस बात का लालच? जो सत्य है वो बोलिए, जो संविधान कहता है वो कीजिए। तो और संविधान ये कहता ही है कि आपको सरकार के साथ कॉम्बिनेशन करके चलना है, ये संविधान स्पष्ट तौर पे कहता है। तो इसलिए जो भी राष्ट्रपति हुए, इसलिए ही आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के साथ
कोई मतलब उस तरह का बात नहीं हुआ है ना, मतलब कोई बहुत बड़ा गंभीर दिक्कत जो है या समस्या जो है सो नहीं हुई है कि भाई उनको इम्पीच कर दे, उनको हटा दे, या उनको लेकर के कोई मैटर हो जाए। इस तरह का चीज आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्रपति के पद पे बैठने वाले लोग अपने पद की गंभीरता और अपने पद की चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको जैसा आपको ध्यान रखना है कि डाक बिल पर लगाया था। ठीक है, तो और वो एक ही बार लगा, उसके बाद फिर आज तक नहीं लगा। ठीक है, पॉकेट बिटो लगा देने का मतलब ही हुआ कि आपका जो है सो ये हो जाए है? और अवधि बिल्कुल 1985 है ना, 85 में प्रपोजल जो है सो ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है, और उन्होंने इसको ये कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे। अब बाकी देखिए, निलंबनकारी वीटो तो हमेशा राष्ट्रपति यूज करते रहते हैं, क्योंकि निलंबनकारी में ज्यादा दिक्कत होता नहीं है। राष्ट्रपति रोकेंगे, कहेंगे कि पुनर्विचार करके हमको भेजिए, पुनर्विचार करके आएगा तो फिर राष्ट्रपति जो है सो उसको मतलब बाध्य है साइन करने के लिए। तो निलंबनकारी वीटो में कोई खास दिक्कत या समस्या नहीं होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये तीन जो है वो राष्ट्रपति के वीटो हो सकती हैं। आगे आइए, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112। अब 112 क्या है? तो 112 है बजट। देखिए, हम लोग आम बोलचाल में तो बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में बजट नहीं लिखा हुआ है। संविधान में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आम बोल चाल में हम लोग बजट कह लेते हैं, लेकिन संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आम बोल चाल में हम लोग बस इसको बजट कहते हैं, लेकिन संविधान में बजट जो है सो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये बजट होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि बजट क्या होता है, तो क्या कहेंगे? क्या? हम्म 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 और कोई? हो गया, और कोई? हम्म लिख लेंगे, लिखेंगे एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में अंडर वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का ब्यौरा। आय और व्यय का ब्यौरा, एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। ठीक है,
एक वित्तीय वर्ष में, अंडर वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। तो एक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि वित्तीय वर्ष अब भारत का क्या है। बिल्कुल गुड। भारत का जो वित्तीय वर्ष है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना। जो वित्तीय वर्ष होता है भारत सरकार का, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च जो वित्तीय वर्ष होता है, तो आप यहां पे देखेंगे कि क्या होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच जो भी इनकम होगा सरकार को, आज जो भी एक्सपेंडिचर होगा सरकार का, उसका एक अनुमान होता है, और वही बजट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, आरबीआई का भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है? बिल, बिल्कुल सेम हो गया है। पिछवा सब बताया था, उसको सब याद है, आप लोग रिविजन नहीं किए हैं, रहे थे ना जी। ये सब पिछले जब बजट पढ़ाए थे तो इस सारी बात बताए थे। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर पहले जो था वो हुआ करता था 1 जुलाई से 30 जून, ये ध्यान रखना है, 1 जुलाई से 30 जून हुआ करता था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये हो गया है सरकार के साथ मैच हो गया है, ठीक है, सरकार के साथ इसको मैच कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, 21 के सिफारिश पर किया गया था, ये वाला बताए हुए नहीं किए थे। अब बताओ तू कहां से? देवराय समिति पर, देवराय समिति ने रेल बजट को आम बजट से मिलाने के लिए कहा था। हम्म, ऑप्शन तो लग जाएगा, ठीक है, तो ले लो ऑप्शन, ले लो ऑप्शन। नरसिम्हन कमेटी, रघुराम जी राजन कमेटी, उर्जित पटेल समिति, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। नरसिम्हन कमेटी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। विमल जलान समिति, हाँ, यह होता है ऑप्शन वन में। आजकल जो होता है ना कि ऑप्शन देख के लगा देंगे, तो कहता रहो तो उपाय कर देते हैं, डाल देगा ऑप्शन में, देवे नहीं करेगा। ऑप्शन वन में देवे नहीं करता, आंसर नहीं देगा, 4 को दे दिया, आप खोजते रहिए उसमें से। आप तो ऑप्शन उसके पास है, वो कह देगा कि इनमें से एक से दे, कह देगा नहीं, है ना। विमल जलान समिति, ठीक है, विमल जलान समिति के सिफारिश पर दोनों को एक साथ कर दिया गया था। विमल जलान एक टाइम पे आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे, है ना। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब है कि पहली बार, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार बजट कब पेश किया गया था? अठारह सौ साठ 61 में, बिल्कुल 1860-61 में पहली बार भारत में बजट पेश किया गया था।
और किसने पेश किया था? गुड, जेम्स विल्सन के द्वारा जो है सो पेश किया गया था। वायसराय कौन था इस समय? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत का वायसराय था। तो भारत में पहली बार जो बजट पेश हुआ था 1860 में हुआ था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था, और वायसराय के पद पे इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ठीक है। तो वायसराय के पद पे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, और जेम्स विल्सन ने पेश किया था। ठीक है, इस समय रेल बजट और आम बजट दोनों साथ ही पेश हुआ था। जो बोल रहे सो लिखिए ना। रेल बजट और आम बजट साथ ही पेश होता था। ठीक है, अलग अलग पेश नहीं होता था। ठीक है, जब ये पेश हुआ था 60-61 में, तो क्या हुआ था? दोनों साथ ही पेश हुआ था। इसका एक ही नाम होता था आम बजट, जैसे कि जो वर्तमान में नाम है ना आम बजट, अलग से रेल बजट नहीं आता है। तो जैसे आज बजट पेश होता है आम बजट के नाम से, रेल बजट अलग से नहीं होता है, तो 1860-61 में भी जब बजट पहली बार पेश हुआ था तो आम ही बजट के नाम से पेश हुआ था, अलग से ये नहीं पेश हुआ था रेल बजट। ठीक है, तो 1860-61 से लेकर के 1924 तक ये परंपरा चलती रही कि आम बजट खाली आता था, रेल बजट आता नहीं था। आम बजट में ही रेल का चर्चा रहता था, अलग से रेल बजट नहीं आता था। 1921 में एक कमिटी बनी, एकवर्थ कमिटी, एकवर्थ कमिटी। और यह जो एकवर्थ कमिटी था, ये क्या हुआ? तो एकवर्थ कमिटी जो है इसने सिफारिश करी कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दीजिए, है ना। इसने क्या सिफारिश की कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दीजिए, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। एकवर्थ कमेटी ने सिफारिश की 1924 में, 21 में बनी और 24 में सिफारिश किया। इसके सिफारिश के बाद 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, और 1925 से लेके 2016 तक, सुनो ना भाई, 17 में क्या हुआ था? 17 में अरुण जेटली जब अभी थे, है ना, अस्तित्व में थे, वित्त मंत्री वही थे। लिखिए पहले पूरा लाइन। हाँ, 1925 में ये क्या हो गया? लागू हो गया। ठीक है, अब जब 1925 में ये लागू हो गया कि रेल बजट अलग से आएगा, आम बजट अलग से आएगा, टाइम भी निश्चित हो गया कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में आम बजट आएगा। अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन 28 फरवरी को बजट आता था, आम बजट, और तीसरे सप्ताह में आता था रेल बजट। ठीक है, तो वहां से ये शुरू हो गया 1925 में से कि भाई अब अलग अलग बजट आएगा, रेल बजट, आम बजट। तो ये रेल बजट, आम बजट अलग अलग करने का सिफारिश एकवर्थ कमिटी ने किया। ठीक है, और यही परंपरा जो है आजादी से पहले की परंपरा देश में आजादी के बाद तक चलता रहा। और यह जो शब्द है बजट, जो हम लोग बोलते हैं बजट, तो एक्चुअल में इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बगट। एंड
इट इज द फ्रेंच वर्ड, ये फ्रांस का शब्द है। और वहां पर बगट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, लेदर बैग। और पूरे वर्ल्ड में पहली बार बजट फ्रांस में ही पेश किया गया था। किसने पेश किया था? कोलबर्ट, फाइनेंस मिनिस्टर था। वित्त मंत्री था किसका? लुई 14 ना, लुई 14वां का वित्त मंत्री था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट जो है इसने पेश किया था। तो तभी से हम लोग के यहां भी एक परंपरा था कि बजट पेश करने जो भी जाता था वो चमड़ा का बैग लेके जाता था, लेदर बैग लेके जाता था। अब पहले के वित्त मंत्रियों का फोटो देखिएगा बजट पेश करते हुए, तो उनके हाथ में एगो लेदर बैग दिखता था। इस परंपरा को बदला निर्मला सीतारमण ने, जब वो वित्त मंत्री बनी। तो निर्मला सीतारमण तो एगो खाता बही लेके आई थी, चर्चा में रहा था उनका खाता बही, झोला एगो छुलवा ली थी, उसी में सब डॉक्यूमेंट अपना रख के आ गई थी बजट पेश करने के लिए। और उसके बाद से तो ई बजट पेश होने लगा, अब तो ई बजट पेश होता है, ठीक है। उस समय देश में बजट पेश होने का जो समय था उस शाम को था, शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे बजट पेश किया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो इनके वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, जो अभी राष्ट्रपति कैंडिडेट थे पिछले राष्ट्रपति चुनाव में, ऑपोजिशन ने बनाया था। तो बीजेपी में थे, अभी चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ के चल गए थे, ऑपोजिशन ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया था। तो यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे। तो इनके समय में बजट पेश करने का टाइम बदल दिया गया। तब से बजट पेश होने लगा सुबह 11 बजे। अब जो बजट पेश होने का टाइम आप देखते हैं वो 11 बजे पेश होता है। साथ में यह भी हुआ कि इन्हीं की सरकार को, मतलब मोदी गवर्नमेंट की सरकार को, विवेक देवराय जो कि इनके इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय ने इनको सिफारिश किया कि सर ये जो रेल बजट, आम बजट जो अलग अलग लेके आ रहे हैं ना, इसको खत्म कर दीजिए, एक ही को बजट लेके आइए, ठीक है, एक ही लेके आइए जो रेल बजट भी होगा, आम बजट भी होगा, उसी में सारा चीज अपना डिस्कशन हो जाएगा। तो एक ही बजट जो है सो लेकर के आइए, है ना। ये किसने रिकमेंड किया? विवेक देवराय समिति ने। विवेक देवराय समिति ने जब ये रिकमेंडेशन किया तो 2016 के अंदर में इनके प्रपोजल को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हम इस पर विचार करते हैं। जब इसको सरकार ने इनको रिकमेंडेशन आया, सरकार ने इसको स्वीकार किया कि हम इसको ये करते हैं। लेकिन अब ये था कि बहुत पुरानी व्यवस्था थी, है ना, 1925 से एक व्यवस्था चली आ रही थी और उसको बदलना था। तो उस समय यह तय हुआ कि हम एक ट्रायल बजट बनाते हैं, जबकि एक कंपोनेंट, एक तरफ हमारा रेल बजट, आम बजट आएगा अलग से, और एक हम ट्रायल बजट भी बनाते हैं। ट्रायल बजट होगा जिसमें हम रेल बजट, आम बजट दोनों को साथ रखेंगे। और साथ में यह भी तय हुआ कि जो टाइमिंग है हमारा बजट पेश करने का, फरवरी का अंतिम सप्ताह, इसको हम लोग को ठीक करना है। तो फिर निश्चित यह हुआ कि हम अपना जो है सो बजट का टाइमिंग भी बदलेंगे। तो अब रेल बजट, आम बजट का ट्रायल बजट के रूप में 17 में जब इसका प्रयोग किया गया तो सरकार ने देखा कि इससे फायदा क्या है सरकार को। सरकार का फायदा यह है कि अलग से जो रेलवे मिनिस्ट्री को जो टाइम एक्सपेंडिचर होता है वो बचेगा, वो अपना अलग डेवलपमेंट के काम पर विचार करेंगे, क्योंकि बजट बनाना एक बहुत बड़ा काम होता है जिसमें पूरे ऑफिसर्स और पूरा टीम लगातार काम करते रहती है।
तो हुआ कि भाई जब देखा कि भाई अगर एक ही डिपार्टमेंट यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री रेलवे मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट करके अगर एक ही टाइम पर एक ही बजट बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो बजट आता था, दो गो अलग अलग बजट पास करवाइए, दो गो बजट पे अलग अलग से चर्चा करवाइए, रेल बजट पे अलग से चर्चा होता था, आम बजट पर अलग से चर्चा होता था, रेल बजट में अलग से उसको पास करना पड़ता था, आम बजट को अलग से, ये सब तो बनने के बाद सदन के अंदर में व्यवस्था था। उससे पहले जो चुनौतियां फेस करनी पड़ती थी सरकार को, कि जो टाइम किलिंग होता था, जो समय जो है सो सरकार का जो बर्बाद होता था, वो सब स्थिति जो है सो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए क्या किया गया कि यहां पर इसको ठीक करने का प्रयास किया गया कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो जब ट्रायल बजट में सरकार ने एक्सपीरियंस किया कि इनको कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, और सबसे बड़ा चीज है कि इनको एक तो लॉजिस्टिकली हेल्प हो रहा है, टाइम बच रहा है, सब कुछ फेवर हो रहा है, तो ये निश्चित हुआ कि अब हम लोग क्या करेंगे कि फरवरी 1 को बजट पेश करेंगे, 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। 1 फरवरी को जब पेश करेंगे तो इसमें रेल बजट, आम बजट दोनों को एक साथ पेश कर देंगे, ठीक है। और 1 फरवरी को बजट पेश हो जाएगा, 31 जनवरी को आ जाएगा इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक समीक्षा। पहले अगर 28 को बजट पेश होता था तो 27 तक आता था इकोनॉमिक रिव्यू। अब है कि जब 1 फरवरी को पेश होगा तो 31 जनवरी के शाम तक आपको इकोनॉमिक रिव्यू सबको मिल जाता है कि पिछले साल के बजट का क्या प्रदर्शन रहा है। तो ये सब एक डाटा जो है सो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पे इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है कि क्या है कैसे, क्या जी बहुत टाइम से है, घुस के आराम से बैठ के साइड में पीछे हुए भाई है। इतना टाइम से आइएगा तो कैसे होगा। तो यहां पे इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो 16 में गवर्नमेंट ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, 17 में इसका एक ट्रायल बजट लाया गया, और 18 में जो है सरकार ने इसको प्रॉपर तौर पे रूल के तौर पे इसको लागू कर दिया कि अब यही परंपरा जो है सो चलेगी, और उसी को सरकार ने स्वीकार कर लिया। और अब वही जो व्यवस्था है वो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चल रही है। 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा आ जाता है, 1 फरवरी को बजट आ जाता है जिसमें रेल बजट आम बजट दोनों होता है, ठीक है, और इसको वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। लेकिन संविधान में क्या लिखा है? संविधान में आर्टिकल 112 लिखता है कि राष्ट्रपति बजट रखवाएगा। राष्ट्रपति का काम है कि राष्ट्रपति बजट रखवाएगा, तो राष्ट्रपति आदेश देता है वित्त मंत्री को और उनको कहता है कि आप बजट पेश कीजिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के आदेश के बाद वित्त मंत्री जो है वो बजट अपना पेश करते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य तौर पे बजट जो है सो पेश किया जाता है, ठीक है। और अब हम लोग क्या हो गया कि 11 बजे सुबह में ही बजट पेश कर दिया जाता है। पहले बजट शाम को पेश होता था, 5 बजे शाम को, है ना। अभी 11 बजे सुबह में पेश होता है। अब कोई लेदर उधर बैग यूज नहीं होता, तो ई बजट आता है, सबके सारे सांसदों के सामने स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन पे उनको सारा बजट खुल जाता है ना। अब जो पढ़ा लिखा है वो अपना पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा वो अपना सुनेगा चुपचाप, है ना, अपना सुनियो के अपना काम सब चला लेता है। कितना सांसद तो 5 साल के जीते, अब उसको बोले हुए सुनबे नहीं किए होंगे कि बोलबो किया होगा कि उस संसद में, है ना, कितना जीत के चल जाता है, बोलबे नहीं करता है, क्योंकि बोलने के लिए तो वहां वो पढ़ना पड़ेगा ना, स्टडी करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत कम लोग हैं सांसद जो कि आप सुनते होंगे कि आपके क्षेत्र के सांसद संसद में बोल रहे हैं, सुनते हैं। एक आध कोई गलती से मिलेगा। बिहार से कौन सांसद जो संसद में गरजता है? हाँ, ये जब थे तो ये बोलते थे। हाँ है, हाँ राय संजय झा है ना, क्या नाम है, मनोज झा, हाँ मनोज झा, हाँ वो, हाँ बोलते हैं, हाँ आज बोलते हैं वो, वहां पे बोलते हैं राज्यसभा के अंदर में उनकी, और अच्छा बोलते हैं, मतलब तर्क के साथ, पोएम कविता उविता के साथ अपना
बोलते हैं, है ना। तो लेकिन लोकसभा में जो जनता के बीच से सब जो चुन के जाता है ना, जनता जो चुन के भेजती है, तो कोई कोई होता है जो आपको बोलेगा बेसिकली, है ना, नहीं तो उतना ज्यादा बोलता बोलता लोग नहीं है। भूपेंद्र यादव बोलते हैं। अगर अगर ट्रायल बजट की बात होगी तो 17, वार्षिक बजट की बात होगी कि एनुअली परमानेंट कब से लागू हुआ तो 2018, एक्सेप्ट कब किया गया 2016, स्वीकार किया 16 में, ट्रायल किया 17 में और परमानेंटली एग्जीक्यूट किया 18 में। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब तो था यहां पर ये बजट के बाद कि वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि एक वर्ष के अंदर में आय व्यय का अपना ब्यौरा होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का अपना पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे आइए, अब आइए थोड़ा सा एक चीज और समझिए बजट के बारे में कि बजट जो है वो दो तरह का होता है। अब ये रेल बजट आम बजट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, वार्षिक बजट और अंतरिम बजट, ठीक है। बजट जो है उसमें एक होता है वार्षिक बजट, एनुअल बजट, एक होता है आपको वार्षिक बजट के साथ साथ अंतरिम बजट। अब देखिए, अंतरिम का मतलब होता है अस्थाई, है ना। अंतरिम का मतलब क्या होता है? अस्थाई, टेम्पररी, कुछ समय के लिए, अस्थाई। वार्षिक का मतलब होता है पूरा साल, है ना, एक साल के लिए। तो सामान्यतः जो बजट आता है वो वार्षिक ही आता है, एक साल के लिए आता है ना। लेकिन जो अंतरिम बजट होता है ये चुनावी वर्ष में आता है, केवल जिस वर्ष चुनाव होगा ना उसी वर्ष आता है, बाकी नहीं आता है। तो जैसे कि आप देखिएगा तो इस बार आया था अंतरिम बजट था, इस बार 1 फरवरी को जो बजट सरकार ने पेश किया था उस पर लिखा हुआ था अंतरिम बजट, है ना। क्यों? क्योंकि अस्थाई है, कुछ समय के लिए है। आगे आप देखिएगा कि सरकार आएगी फिर से, जिनकी भी आए, तो जिनकी भी सरकार आएगी वो क्या करेंगे, अपना वार्षिक बजट लेके आएंगे। ये सरकार जो थी वो अपना लेके आई, अगर ये खुद भी आ जाते हैं तो ये नहीं होगा कि आ गए तो अपने वाला को एक्सटेंड कर देंगे, नहीं, फिर से नया ड्राफ्ट बनेगा, फिर से प्रपोजल बनेगा, फिर से बजट पे काम होगा। अब मानसून सत्र में बजट लाया जाएगा इस बार, अब वो चाहे जो लेके आए, है ना, जिसके हथे लगा होगा तिलक लगने का वो लेके आएगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने ग्रुप में मिठाई बांट रहे हैं, है ना, मिठाई बांट रहे हैं। और 10-11 बजे तक तो ये आपका ये जो ये बिरचंद पटेल पथ है गुलजार रहेगा, है ना। मंगल पड़ रहा है ना, 4 तारीख मंगल ही पड़ रहा है आई थिंक। ये जो बिरचंद पटेल पथ है जो आर ब्लॉक तक जाता है ये सीधे, इसमें सभी पार्टियों का कार्यालय है ना। तो 9-10 बजे तक, 11 बजे तक तो सब लोग आगे पीछे तो होते ही रहता है, 12 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो कितना पार्टी में सब शुरू कर देगा, लड्डू बांटना शुरू कर देगा भोरे ही भोरे, देखा ना कि रुझान आना शुरू होगा ना, रुझाने पर वो लड्डू बांटना शुरू कर देता है। मालूम चला कि 11 बजे के बाद मैटर बदल गया, वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाता है दूसरे हो जाता है। इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। 2015 में जब महागठबंधन बना था, नीतीश जी और आरजेडी दोनों, मतलब जेडीयू आरजेडी मिले थे, तो जब वोट की काउंटिंग हो रही थी तो, और उस समय जीतन राम मांझी आ गए थे, इनके यहाँ बीजेपी में आ गए थे, माने इनकी अलग पार्टी बन गई थी। तो स्टार्टिंग में जो शहरों का वोट काउंटिंग होता है तो वहां पे बीजेपी आगे रहती है। तो 10 बजे तक के काउंटिंग में 2015 में भी बीजेपी एकदम आगे चल रही थी और सब जगह लग रहा था कि मैंने अच्छा ही कर रही है। बस मांझी जी आगे मीडिया के सामने कहे कि अगर गठबंधन चाहेगा तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस में आगे 10 बजे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगा
जैसे शहरी क्षेत्र से निकल करके ईवीएम जब गांव के खुलने शुरू हुए और उसके बाद जब महागठबंधन लीड लेने लगा, तब मांझी से पूछा कि अब बोलिए कुछ कहिएगा, तो अभी नहीं, अभी इंतजार करेंगे, है ना। एक बजते बजते तो मैटर एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत जबरदस्त बहुमत आई थी इन दोनों की, है ना। 150 से ज्यादा सीट था इन लोग का, दोनों का मिला करके। तो तो अब जो है कि अब ये हो गया, अब यहां पर जो है सो क्या होगा, अब कुछ नहीं हुआ। तो अब यही होता है क्या कि मतलब आपको जब रिजल्ट काउंट हो रहा है तो उस समय ज्यादा उत्सुक होने का जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में, जब तक कि रिजल्ट आने ना लगे। रुझान पर मिठाई बांटने की जरूरत नहीं है जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, है ना। मतलब कि एक आध दो जब कैंडिडेट जीतने लगता है ना, तब आपको रुझान से थोड़ा कंफर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे हाँ 12 बजे के बाद आपको लगभग फिगर दिखने लगता है। लेकिन 2020 का जो चुनाव था इसमें ये भी गलत हो गया, यही बिहार में। तो बिहार में 2015 में तो उधर मिठाई बटा था, ये लोग बांट लिया था, अब बांट के ये लोग का दिमाग खराब हो गया था। और 2020 में जब काउंटिंग शुरू हुआ तो दिन भर सरकार बना गठबंधन का, दिन भर सरकार बन रहा था, सरकार आ रही है आ रही है आ रही है। इस चक्कर में उधर पूरा मिठाई बट रहा था, पूरा लड्डू बट रहा है, पूरा जिलेबी बन रहा है। आज जैसे जैसे शाम होते गया, जैसे जैसे रात होता गया, मालूम चला कि सरकार किसी और की बन गई, है ना। तो वो हो गया। अब तो ये समझ कि भाई जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक लड्डू उड्डू बांटना ठीक बात नहीं है, और ना ही खाना ठीक बात है। ये ना कि बट रहा तो खाइयो लेना, खाने का दिक्कत है। अब बेचारा मुंह बने ले आएगा तो कितना खराब लगेगा बाद में, सर्टिफिकेट। हाँ कुछ कुछ को सर्टिफिकेट तो मिला था, कितना को तो 10 वोट से हार गया, कितना 3 वोट से हार गया। हाँ हाँ ये तो वही मतलब है, समझिए कि जब तक सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाए, आप मिलने के बाद 2 दिन इंतजार कर लीजिए, तब जब इतना हाल खराब है तब कि भाई क्या सीन है, उसके बाद ही कुछ जो है सो हो सकता है। खैर, लेकिन ये फेस्टिवल है, 2-4-10 दिन का मैटर है। 4 को जिसके माथे सेहरा बंध जाएगा अब उसका अपना चलेगा जितना चलना होगा। तो अंतरिम बजट जो है ये हमेशा जब जिस वर्ष चुनाव होगा उसी वर्ष आएगा। इस वर्ष चुनाव था, अभी फिर सीधे आएगा 2029 में। हालांकि 2029 में तो तब आएगा जब किसी एक की बहुमत की सरकार आ जाएगी। अगर कहीं अलायंस आया, गठबंधन आया, या किसी का बहुमत ही नहीं आया, ना अपोजिशन को बहुमत आया ना पोजीशन को बहुमत आया, किसी को बहुमत नहीं, तब और मजेदार सीन होगा। तब 2-4-10 दिन सब तोड़ेगा एक दूसरे को। तब देखिएगा, अभी इतना जो विरोध हो रहा है ना, जब किसी को बहुमत रहेगा तो कौन किधर चल जाएगा कोई नहीं जानता है ना। उधर वाला इधर आ जाएगा कि इधर वाला उधर चल जाएगा, कोई नहीं जानता है ना। अगर किसी को बहुमत नहीं आया तो माने मान लीजिए कि 200 के आसपास में, 250 के आसपास में लोग लटक गया, अगर इधर आसपास में रह गया, किसी को मतलब ना इंडिया गठबंधन को आ रहा है ना एनडीए को आ रहा है, तब होगा कि अब इंडिया से इधर लोग आएगा कि एनडीए से इधर लोग जाएगा, है ना। ये एक अलग ही स्थिति होगी। लेकिन है दोनों जगह पे लोग हैं, दोनों ही जगह पे लोग हैं अपनी है ज्यादा फेमस देखिए, समय समय का बात रहता है ना। समय समय का रहता है, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। जिसके पास जो पावर रहता है वो अपना पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन यही बात है कि जब पावर हो तो पावर का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो पावर हाथ से जाएगा। जब पावर हाथ से जाएगा तो फिर आपको बहुत बुरा अनुभव होगा, है ना। नहीं देखिए, तो देख रहे, जब पी चिदम्बरम जी देश के गृह मंत्री हुआ करते थे तो वर्तमान के गृह मंत्री को उठा के जेल में बंद करवा दिए थे। तो यो जब गृह मंत्री बने तो इनका पहला काम क्या था, उनको उठा के जेल में बंद करवाइए। जेल भेजे थे, है ना, जेल गए थे, भी जेल घूम के आए हैं, ठीक है। तो ये सब बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सब ठीक नहीं है कि तू हमारा भेजा तो हम भी तुमको भेज देंगे, है ना।
ये सब नहीं। ये एक मतलब अगर इस तरह का ट्रेडिशन विकसित होगा तो देश को में एक आप बेहतर शासन व्यवस्था नहीं दे पाइएगा। आपको एक होना चाहिए कि भाई इंटेंशनली किसी के साथ कुछ ही नहीं, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसके आधार पर हो, है ना। इंटेंशनली किसी को आप, आपका वैचारिक मतभेद है उसके वजह से इंटेंशनली आप कुछ ना करें, इस तरह का चीज जो है सो अच्छा मैसेज सोसाइटी को नहीं देता है या व्यवस्था को नहीं देता है। तो ये अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर 29 में आएगा, 19 में आया था, 14 में आया था, 9 में आया था, 4 में आया था, 99 में आया था। उसके बाद तो बहुत सारी सरकारें 5 साल चली भी नहीं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार केवल थी कि किसी तरह से 5 साल चल गई थी। बाकी उस बीच में तो माने 9-10 साल में आपको बहुत सारे प्रधानमंत्री दिख जाते हैं। ठीक है, 1989 से लेकर के 99 के बीच में आप देखिए कितना प्रधानमंत्री। आप देखिए बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, एस डी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी। 10 साल में 6 गो और 10 साल अकेले खींच दिए। इससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह अकेले खींच दिए थे, तो ये अपना बहुमत पर खींचे हैं। और उधर मनमोहन सिंह का अपना यूपीए अलायंस था तो अलायंस पे आ गया, है ना। तो जब बहुत कम कम सीटें लोगों को पास होती है तो वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहता है, और किसी किसी के भी पद के भाग्य में प्रधानमंत्री का पद चला जाता है अगर अनसर्टेनिटी रहता है तब। अगर सर्टेनिटी रहे तो फिर जो मतलब नेता होता है पार्टी का उसी को पद जो है सो मिलता है। तो अंतरिम बजट केवल चुनावी वर्ष में, आ वार्षिक बजट प्रत्येक साल, है ना। एक एक साल पर ये प्रत्येक साल जो है इट्स एवरी ईयर, है ना, प्रत्येक साल जो है सो ये लाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे अंतरिम बजट और वार्षिक बजट में। आगे अब लिखेंगे आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 कहता है प्राक्कलन विधेयक, एस्टीमेट बिल। प्राक्कलन विधेयक ये क्या होता है? प्राक्कलन विधेयक, एस्टीमेट बिल। तो प्राक्कलन विधेयक जो है इसमें एस्टीमेट बनता है ना, खर्चा का। देखिए बजट तो हो गया कि एक मोटा मोटी आपका अनुमान हो गया, ठीक है। और प्राक्कलन में एग्जैक्ट राशि आपका निश्चित होता है कि कितना राशि का आपको काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो बजट में जो टोटल राशि दिखाई जाती है, इतना राशि का बजट होगा, वो काम प्राक्कलन में ही होता है। एस्टीमेट में वो राशि निश्चित रहेगी, 500 करोड़ का होगा, 600 करोड़ का होगा, 800 करोड़ का होगा, कितने करोड़ का आपका बजट होगा, ये आपके प्राक्कलन में राशि निश्चित हो जाती है, ठीक है। तो प्राक्कलन में जो राशि निश्चित हो जाती है बजट के नाम पर, वही राशि आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक के तहत संसद से निकाला जाता है। वही राशि, है ना, जो राशि प्राक्कलन में निश्चित कर दी गई, तो आर्टिकल 114 के तहत लाया जाता है विनियोग विधेयक। अब विनियोग विधेयक से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। संसद से आप पूछ सकते हैं कि संसद से अगर एक भी रुपया निकालना है तो कौन सा विधेयक लाना पड़ेगा? विनियोग विधेयक 114 में लिखा हुआ है। तो प्राक्कलन में जो राशि निश्चित हो जाती है उससे 1 रुपया भी कम चाहे 1 रुपया भी ज्यादा विनियोग विधेयक में नहीं निकलेगा, है ना। बजट में का जो राशि होता है उतना मिल जाता है, ठीक है। उससे 1 रुपया भी ज्यादा सरकार चाहेगी निकाल ले तो नहीं होगा। अब बजट का जो राशि तय होता है उसमें कोई कटौती प्रस्ताव भी नहीं लाया जाता, कोई कटमोशन उसमें नहीं आता है। अलग से कोई पैसा सरकार डिमांड करेगी तो उस पर कटमोशन आता है संसद में कि इतना क्यों मांग रहे, इसमें कम कर दीजिए। बजट में जो पैसा निश्चित रहता है वो पैसा निकल जाता है, ठीक है। तो 113 में प्राक्कलन होता है और 114 में विनियोग विधेयक लाया जाता है। अब विनियोग विधेयक के तहत चूंकि पैसा आपका कहां है? संचित निधि में है। तो संचित निधि संसद के कंट्रोल में है। तो संचित निधि से 1 रुपया भी यदि आपको निकालना है तो संसद से उसका प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आइए आर्टिकल 115।
आर्टिकल 115। तो 115 क्या होता है? तो लिखेंगे अधिशेष बजट अथवा अतिरेक बजट। 115 में अधिशेष बजट अथवा अतिरेक बजट। अधिशेष बजट अथवा अतिरेक बजट। अतिरेक मतलब ज्यादा, अधिशेष बजट ठीक है। तो अधिशेष बजट अथवा अतिरेक बजट है ना, सरप्लस बजट और एक्स्ट्रा बजट। देखिए अब ये क्या होता है, अधिशेष या अतिरेक बजट क्या है? पिछले वर्ष का बजट हो कोई, तो मान लीजिए कि 2020 में एक प्रपोजल पास हुआ कि हमको एक हाईवे बनाना है पटना से दिल्ली, है ना, कि आराम से लोग अपना कार अपना गाड़ी से पटना से बैठे आराम से दिल्ली चल जाए गाना सुनते हुए, है ना, ज्यादा उसको भटकना ना पड़े। तो सरकार ने एक बजट पास किया कि भाई हम बनाएंगे। उसमें उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए हमको 600 करोड़ रुपया की आवश्यकता है। तय हो गया, चलो भाई ठीक है बनाओ। तो मान लीजिए कि 2020-21 के बजट में यह तय हुआ कि हम एक सड़क बनाएंगे, ठीक है। उस समय तय हुआ कि 600 करोड़ में बनेगा। तो मकान नहीं ना है, रोड ना है, कहां से कहां तक बनाना है, आपको जमीन लेना पड़ेगा, उसके लीगल इश्यूज आएंगे, फिर आप प्रोसेस करिएगा तो बहुत टाइम लगेगा बनने में। तो ये बनने में कम से कम 10 साल तो लग जाएगा। और मान लीजिए कि 2020-21 के बजट में इसके लिए 600 करोड़ का अनुमान किया गया था। अब बनते बनते आ जाएगा 2030-31। अब ऐसे में क्या होगा, तो जब 2030-31 का समय आ जाएगा तो यहां पे आप देखेंगे कि अब स्थिति ऐसी होगी कि पैसा जो है वो बढ़वाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 600 करोड़ तो 2020-21 का बात था ना। 2031 में तो बहुत बढ़ जाएगा खर्चा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, इक्विपमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा, रड का भाव बढ़ जाएगा, सीमेंट का भाव बढ़ जाएगा, ईटा का भाव बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा ना। तो आप 2021 में 20-21 के बजट में टारगेट किए थे कि 600 करोड़ में बना लेंगे, अब ये टारगेट बढ़ जाएगा। तो अब बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा, तो अब काम तो रुकना पड़ जाएगा कि पैसे नहीं है आपके पास। लेकिन अब सरकार को क्या करना पड़ेगा कि उस काम को कंप्लीट कराना है, तो वो 2030-31 का बजट तो बनेबे करेगी और साथ में कहेगी कि जो 2020-21 के बजट का जो काम बचा हुआ है उसके लिए हमको अलग से पैसा चाहिए, क्योंकि वो काम हमको कंप्लीट कराना है। तो जब जैसे ही उस साल के बजट के अलावे एक्स्ट्रा पैसा के लिए भी बजट पास होगा जो पीछे के काम है उनको पूरा करने के लिए, तो उसी को कहा जाएगा अतिरेक बजट अथवा अधिशेष बजट। कोई दिक्कत, उसी को अतिरेक अथवा अधिशेष कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कोई दिक्कत, चलिए। तो पूर्व के बजट का वर्तमान में कार्य कराने के लिए यदि अलग से बजट में राशि की व्यवस्था कराई जाती है उसी को कहते हैं अतिरेक बजट, ठीक है, या अधिशेष बजट। ओके, चलिए। कह सकती है, लेकिन होगा तब ना, बढ़ेगा ही, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो उसको बढ़ाने के लिए फिर सरकार को लेना ही पड़ेगा।
कौन मारा मारी किया है का जी? है? यहीं पे आके नशा कर रहा था। हम्म। देख रहे खींचा खींची कर रहा है। नहीं हो रहा है वह खराब हो जाना चाहिए। हाँ? एक दिन और इसे यहाँ कांड किया था एक दो। ये सबको पता नहीं कोची का नशा कर रहा था सब। वाह। मतलब घर से खाना पीना खा खा के नहीं आया होगा, तो यहाँ हम लोग आरओ लगेबे कि पानी पी लेता पगला सब। हाँ? कोई सब इसे भी नशा होता नहीं, सुलेशन पीता है सब, सुलेशन का तो हम लोग पढ़े हैं बहुत। हाँ। सूंघता है। अच्छा वो सुलेशन वो है ना जिससे पंचर सटाता है। हैं? अब तू रिसर्च कर जा रहा है का जी? हाँ ठीक, उन्हें नहीं जाना था। चलिए आइए। आइए। आइए आर्टिकल 116 लिखिए। आर्टिकल 116 लेखानुदान। हाँ आर्टिकल 116 लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान। चलिए अब देखिए ये क्या होता है। तो लेखानुदान जो वोट ऑन अकाउंट, ये भी बजट का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है? तो आर्टिकल 116 में है लेखानुदान। तो यह भी सामान्य तौर पर चुनावी वर्ष में ही आता है। लेखानुदान चुनावी वर्ष में ही आता है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए तो लेखानुदान होता क्या है। तो आप देखेंगे कि जैसे बजट है तो बजट में साल भर का आय व्यय का ब्यौरा है। ठीक है। अंतरिम बजट है तो उसमें कुछ महीनों का आय व्यय का ब्यौरा है। और लेखानुदान में खाली व्यय है, आय है ये नहीं है। समझ रहे हैं? देखिए इसको ऐसे समझिए कि लेखानुदान में सरकार केवल व्यय दिखलाती है, वो भी कुछ समय के लिए। हाँ कि हम कितना हमारा खर्चा हो रहा है, तो व्यय का केवल इसमें चर्चा रहता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का। बाकी आप देखेंगे बजट है, तब बजट में पूरा साल का आय व्यय है। अंतरिम बजट तो चुनावी वर्ष में आता है खाली कुछ महीना के लिए, तो उसमें क्या है, तो कुछ महीना के लिए आता है, तो कुछ मिलेगा उसमें आय व्यय दोनों है। ठीक है। लेखानुदान जो है वो लेखानुदान में केवल व्यय है, इसमें इनकम नहीं दिखता, और भी कुछ ही महीना के लिए। तो लेखानुदान भी केवल चुनावी वर्ष में ही आता है। अब सरकार को चुनाव में जाना है, अब बजट अंतरिम ही है, सरकार को खर्चा करना है, तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर दिखा देती है कि हम एक्सपेंडिचर इतना कर रहे हैं। इनकम कहती है कि हम बाद में दिखाएंगे, मैंने बाद में जब सरकार बन के आएगी तो हम इनकम के बारे में बात करें, तत्काल हमको खर्चा का काम है, तो लेखानुदान ला करके पैसा लेकर के अपना खर्चा कर लेती है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये संस्था चल रहा है ना, तो यहां पर एक व्यक्ति होगा जिसका काम है कि मैनेजमेंट देखो, आप बताओ कि संस्था को कितना इनकम हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कितना आय हो रहा है कितना व्यय हो रहा है। तो व्यक्ति मान लीजिए कि रोज शाम को जब ड्यूटी ऑफ करता है, शटर गिराता है, तो जो डायरेक्टर है उनको बताता है कि भाई देखिए हमको 100 रुपया टोटल आया और इसमें से हमको 70 रुपया जो है सो खर्चा भी हुआ है। तो पूरा दिन का मान लीजिए कि बता देता है।
तो जब पूरा दिन का बता दिया तो इसको मान लीजिए कि वार्षिक बजट ऐसा है कि एक एक दिन का पूरा टोटल हिसाब कितना आया कितना गया, तो बजट ऐसा हो गया। लेकिन फिर क्या होता है कि एक दिन अचानक से इसको बीच में इसको सूचना मिलता है 2 दिन पहले कि हमको कल है बीच में अपना घरे जाना है, चाहे कहीं कोई काम है कहीं कोई मैटर है तो जाना है उसमें। तो अब जाने का होता है तो इसको पहले से पता है कि हमको जाना है, तभी क्या करेगा जब जाने लगेगा, मान लीजिए कि 2 बजे इसको जाना है तो उसको पता 2 बजे जाना है, तो 2 बजे तक क्या करेगा कि 2 बजे तक संस्था में जितना इनकम हुआ है और 2 बजे तक जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसको बता देगा कि भाई हम जब तक है तब तक मेरे रीजन में इतना आय और इतना व्यय हुआ। ठीक है, तो अंतरिम बजट ऐसा हो जाएगा। अंतरिम बजट यही है कि कुछ महीना के लिए होता है, उसमें आय व्यय दोनों होता है। एक स्थिति ऐसा होगा जिसमें क्या होगा कि अचानक से उसको पता नहीं कि उसको जाना है, लेकिन अचानक से उसको कॉल फोन कहीं से आया कि भाई एकदम अभी तुरंत अबे करो, नहीं आओगे तो मैटर गड़बड़ा जाएगा। अब तो क्या होगा, अब इतना में तो डाटा लिखने का है ही नहीं, तो कितना आया है अभी कैलकुलेशन नहीं, लेकिन कितना खर्चा किया है तो दिमाग में होगा ना उसको। तो क्या करेगा कि अचानक से कहेगा किसी अथॉरिटी को कि देखो भाई हम अभी तक जा रहे हैं, लेकिन जितना हम अभी खर्चा किए वो हम बता दे रहे हैं कितना हम खर्चा किए हैं, हमको मिला कितना है, हमको आय कितना हुआ ये हम बाद में बताएंगे। तो जब सरकार पूरे साल का आय और व्यय बताती है तो वार्षिक बजट होता है। जब सरकार कुछ महीने के आय व्यय की बात करती है तो अंतरिम बजट होता है। आज जब सरकार कुछ महीने का खाली व्यय का बात करती है तो लेखानुदान होता है। ठीक है, और यह सामान्यतः चुनावी वर्ष में ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आइए, आर्टिकल 117 वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल। अभी आगे और क्लास है ना जी आप लोगों का, फिजिक्स है ना, चलिए तो इसके आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।